लोग एम्प्लॉय बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे थे और हम देख रहे थे कि एम्प्लॉय बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। हमने देखा कि बिहेवियर पे इंसान की पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट होता है। हमने देखा कि पर्सनैलिटी में क्या चीज़ें आती हैं, नेचर और नर्चर। नेचर जो चीज़ें हम इनहेरिट करते हैं, नर्चर जो चीज़ इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करते हैं। फिर हमने कहा बेटा कि एम्प्लॉयज़ की नेचर को, उनके बिहेवियर को, उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया जाता है इन ऑर्डर टू रीच मेंटल अंडरस्टैंडिंग। मेंटल अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रोमाइज़, मेंटल कॉम्प्रोमाइज़ या साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट क्या है? ये वो कंडीशन है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि व्हाट डज एन एम्प्लॉय वांट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट कैन ही ऐड टू इट। अब बेटा इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली परसेप्शन है क्या, द वे वी परसीव थिंग्स, द वे टू इंटरप्रेट और ट्रांसलेट द स्टिमुलस इनटू इंफॉर्मेशन। हमने कहा था कोई चीज़ देख के हम जब उसको इंटरप्रेट करते हैं तो उसके बारे में परसेप्शन एक हमारे माइंड में बनती है। फिर बेटा इसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि परसेप्शंस डिफरेंट होती हैं। ये तो हम बिजनेस कम्युनिकेशन से कहते आ रहे थे, डिफरेंट होती हैं क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इन्हें डिफ़र करते हैं। बिलीव्स, वैल्यूज़, पर्सपेक्टिव्स, इसके अलावा हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी पर्सनल लाइकनेस या डिसलाइकनेस, हमारे अपने बायस, वो सारे के सारे परसेप्शंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ़र करते हैं। उसी की बेस पे परसेप्शंस हमारी। अब बेटा अगर हम देखें, फिर हमने कहा था कि हम फिर बेटा हम लोगों ने बात की थी कि हम जो है तो परसेप्शन का प्रोसेस कैसे चलता है। आपने कहा था 3 स्टेजेस है उसकी। पहले स्टिमुलस रिसीव किया जाता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर इंटरप्रेट किया जाता है। इस चीज़ से रिलेटेड हमने फिर एक चीज़ देखी थी कि बेटा हम किसी भी चीज़ के बारे में परसेप्शन, एज अ मैनेजर आई हैव टू परसीव थिंग्स, आई हैव टू मेक परसेप्शंस अबाउट माय एम्प्लॉयज़ एज वेल। तो परसेप्शन जब बनाऊँ तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी परसेप्शन को, मेरे डिसीजन को हिंडर कर सकती हैं। तो वो हमने कहा था परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, और उन परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को हमने नाम दिया, इतनी डिफरेंट थी जिनको हमने डिस्कस किया था कि एक हैलो इफेक्ट हो सकता है जिसमें किसी की एक करेक्टरिस्टिक की बेस पे उसके बारे में जनरल अजम्पशन कायम कर लेना एक हैलो इफेक्ट कहलाता है। इसकी हमने कल एग्जांपल्स डिस्कस की थी कि अक्सर क्या होता है कि कोई पर्सन जस्ट एक काम ना कर रहा हो, बाकी काम में अच्छा हो, तो हम उसको साथ बिल्कुल ही बुरा कह देते हैं जस्ट उस एक काम की वजह से बाकी सारी अच्छाई इग्नोर करते हैं। वो हेलो इफेक्ट है। फिर स्टीरियोटाइपिंग पे आप लोगों ने मुझे बताया था कि स्टीरियोटाइप्स होते क्या हैं, एक्सप्लेन किया था। सिलेक्टिव परसेप्शन, जैसा कि हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा था बेटा कि हम सिर्फ वही चीज़ एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे आइडियोलॉजीज़ को, हमारे बिलीव्स को, हमारे इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रही हो। फिर हमने कंट्रास्ट इफेक्ट की बात की थी कि किसी को किसी से कंपेयर करके जब उसका बारे में परसेप्शन बनाई जाती है तो वो परसेप्शन हमारी कैसे प्रॉब्लमेटिक होती है। और फिर हमने बात की थी प्रोजेक्शन की, कि प्रोजेक्शन क्या है, कि अपने बिहेवियर को, अपनी टेंडेंसीज को दूसरों पे प्रोजेक्ट करना कि मैं ऐसे चाह रहा हूँ, मैं घंटा और काम कर सकता हूँ तो दूसरा बंदा भी कर सकता है, वो भी विलिंग है। अब ये उसके बारे में जो परसेप्शन बनाई मैंने, ये प्रोजेक्शन के थ्रू बनी। अब बेटा इस चैप्टर में हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है कि बेसिकली एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड वैसे क्या हो सकता है? पढ़ा था आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में, बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स। Tendencies to behave in a particular way in a particular situation.
towards a stimulus. अपने बिलीफ्स वैल्यूज की बेस पे मैं बात स्टिमुलस के अगेंस्ट एक खास वे में रिस्पॉन्ड करूंगा, बिहेव करूंगा। बिलीफ्स हैं एक पर्सन के कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव है, तो किसी भी लिबरल एक्टिविटी के अगेंस्ट उसका, लिबरल एक्टिविटी के सामने उसका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव होगा, डिसलाइकनेस होगी। तो पर्सन जो इंतहाई लिबरल है किसी भी कॉन्जर्वेटिव एक्टिविटी के अगेंस्ट उसका जो है तो एटीट्यूड नेगेटिव होगा। कोई पर्सन जो है तो वो काफ़ी एंथुजियास्टिक है, तो किसी लेजीनेस, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें लेजीनेस हो या प्रोक्रास्टिनेशन के अगेंस्ट उसका एटीट्यूड नेगेटिव होगा। कोई पर्सन प्रोक्रास्टिनेटर है हमारी तरह, उसका एटीट्यूड क्या होगा, किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जो उससे ज़्यादा एफर्ट डिमांड कर रही होगी उसका नेगेटिव होगा एटीट्यूड। एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव जो हम कहते हैं किसी चीज़ के बारे में, एटीट्यूड वो क्या है कि मैं अपने बिलीफ्स आइडियाज़ की बेस पे किसी चीज़ के अगेंस्ट कैसा रिस्पॉन्ड करने की टेंडेंसी रखता हूँ, कैसा बिहेव करने की टेंडेंसी रखता हूँ, वो मेरा एटीट्यूड कहलाता है। हम लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन में जब पढ़ा था, हमने कहा था बिलीफ्स होते हैं, उनसे वैल्यूज़ बनती हैं, और वैल्यू हमने बना ली कि यस, फॉर एग्जाम्पल, फिर वो एग्जाम्पल आ जाती है बेटा, एक पर्सन का बिलीफ है फेमिनिज्म, उसका फिर अगर इसकी बेस पे हम देखें तो फेमिनिज्म की बेस पे वैल्यूज़ बना लें उसने कि कहीं पे अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल राइट्स नहीं हैं, इक्वल राइट्स होने चाहिए, और जो है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये उसने बना ली वैल्यूज़। अब उसकी बेस पे एटीट्यूड सेट हो जाएंगे बेटा, उस किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखेगा ही विल हेट इट, कहीं पे ऐसी जहाँ पे वो जेंडर इक्वालिटी के बारे में कोई कैंपेन देखेगा ही विल लाइक इट। तो उसका ये लाइक करना या हेट करना ये क्या है, ये उसका एटीट्यूड है। अब बेटा हमारा एटीट्यूड कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं, किस किस चीज़ की बेस पे हम अपना एटीट्यूड शेप करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। सवाल पूछा है मैंने आपसे, गेस करें। बेटा सर आइडियाज की बेसिस पे। आइडियाज़ की बेसिस पे, ठीक हो गया। उसको हम बेटा, जो हम अपने आइडियाज़ या बिलीफ्स या नॉलेज की बेस पे अपना एटीट्यूड सेट करते हैं, उसको हम कहेंगे कॉग्निटिव कंपोनेंट। क्या है? बिलीफ्स, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, आइडियाज़, वैल्यूज़, ये चीज़ें बेटा कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स creation of or development of an attitude. For example, a person can say that I believe, I believe fire is dangerous. क्यों? क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, फायर काफ़ी डेंजरस है। अब ये क्या है? ये उसका फायर के अगेंस्ट जब एटीट्यूड होगा, वो कतराएगा, वो कौन सा एटीट्यूड होगा? वो बेटा उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट की बेस पे होगा।
फिर बेटा इसके साथ और सेकंड कंपोनेंट जो हमारा एटीट्यूड को शेप करता है वो अफेक्टिव कंपोनेंट है। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है बेटा? एक चीज होता है ना कि मुझे पता है, मेरे बिलीफ हैं इस चीज के बारे में। दूसरी चीज ये है कि मेरी पर्सनल लाइकनेस डिसलाइकनेस, मेरी अपनी फीलिंग्स टुवर्ड्स स्टिमुलस। जब मैं अगर कॉग्निटिव कंपोनेंट की बात करूं तो मेरा एटीट्यूड जो है तो बेटा क्या उसके बारे में देखूं, अगर मैं सांपों वगैरह के बारे में देखूं तो हाँ जी, नॉलेज कहता है कि दे आर पॉइजनस, दे आर डेंजरस, वो मेरा एटीट्यूड शेप करेंगे। अगर मैं इफेक्टिव कंपोनेंट के बारे में बात करूं तो माय स्टूडेंट्स नो कि स्कैन्स की सीलिंग में से जब भी चूहों की आवाज़ आती है मैं इस क्लासरूम से बाहर होता हूँ। क्यों? सर वाकई वाकई क्यों? क्योंकि मेरी फीलिंग्स टुवर्ड दैट स्टिमुलस, मेरा एटीट्यूड इतना नेगेटिव है उनके बारे में, मुझे इतनी घिन आती है उनसे। अब उसमें क्या मेरे माइंड का लेना देना है? कोई नहीं, मेरी फीलिंग्स का। एक चूहा मुझे खा नहीं जाएगा। माइस आर नॉट दैट मच पॉइजनस, दे आर नॉट पॉइजनस एट ऑल। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है if they bite someone। तो हमारा या तो दिमाग हमारा एटीट्यूड बनाता है या हमारी फीलिंग्स हमारा एटीट्यूड बनाती हैं बेटा। आई एम स्केर्ड ऑफ माइस, ये मेरा अफेक्टिव कंपोनेंट है। फिर बेटा हमारे पास एक और कंपोनेंट आता है। एक और कंपोनेंट को तो नहीं कह सकता मैं, वैसे इसने आपकी बुक में से कंपोनेंट नाम दिया है, बिहेवियरल इंटेंशन। कंपोनेंट ये क्या है? बेसिकली एटीट्यूड है और इसी को इसने एटीट्यूड कंपोनेंट कह दिया। ये क्या है बेटा कि मैं किसी भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करूंगा, वो मेरा बिहेवियरल इंटेंशन है। मेरा कॉग्निटिव कंपोनेंट मुझे कहता है कि स्नेक्स आर डेंजरस, मैं स्नेक से दूर रहूंगा। मेरा स्नेक से दूर रहना क्या है? मेरा बिहेवियरल इंटेंशन। कहीं भी स्नेक नजर आएगा आई विल रन अवे। मेरा अफेक्टिव कंपोनेंट कहता है आई एम अफ्रेड ऑफ माइस, मुझे इस चूहों की आवाज आएगी मैं दौड़ पड़ूंगा। मेरा दौड़ना क्या है? मेरा बिहेवियरल इंटेंशन। अब इन चीजों को पढ़ने का हमारा फायदा क्या है? हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? बिजनेस मैनेज करते हुए एम्प्लॉयज के एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करना, अपने कस्टमर के एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जरूरी है क्यों? उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी चीजें उन्हें ज्यादा इन्फ्लुएंस करने, परसुएड करने के काम आ सकती हैं। एक पर्सन अफेक्टिवली ड्रिवन भी हो सकता है, जिसके डिसीजंस उसके इमोशंस पे बेस कर रहे हो, पर एक पर्सन कॉग्निटिवली ड्रिवन भी हो सकता है, जिसके डिसीजंस उसके जो है तो मेंटली उसे कोई चीज अपील करे तो वो डिसीजन लेता है। हमारे कंज्यूमर बिहेवियर्स कहा जाता है बेटा कि इफेक्टिव ड्रिवन है। कंज्यूमर बिहेवियर्स इफेक्टिवली ड्रिवन। क्या मतलब बेटा? अक्सर ऐसी चीजें जिनके हम एडिक्ट होते हैं, दिमाग तो नहीं कहता कि वो यूज करो, दिमाग तो कहता है कि नहीं, दे आर हार्मफुल। कॉग्निटिव कंपोनेंट तो उनके अगेंस्ट है, हम फिर भी यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज वी लाइक देम। हमारी पर्सनल फीलिंग टुवर्ड दैट स्टिमुलस, हमारी पर्सनल टेंडेंसी टुवर्ड्स दैट स्टिमुलस forces us to use that thing। कुछ लोगों को चॉकलेट पसंद, इंक्लूडिंग मी।
We love chocolate. We consume a lot of it. We know it is harmful, it has high sugar and it has a high ratio of caffeine in it. फिर भी हम यूज करते हैं. Why? Because our attitude towards chocolate is effectively driven. कुछ लोगों के डिसीजंस या कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनके बारे में हमारा एटीट्यूड कॉग्निटिव ड्रिवन होता है, कॉग्निटिव बेस्ड होता है. वो कौन से? आपकी बुक में वो एग्जांपल देता है बेटा कि इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर. जब हम कोई रैशनल गोल अचीव करना चाह रहे होते हैं या वर्क प्लेस डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं, क्या हम मैनेजमेंट में वर्क प्लेस डिसीजन ऐसे लेंगे कि ऐसा कर लेते हैं क्योंकि मुझे पसंद है ऐसा करना ना. हम फैक्ट्स को देख के, जो चैप्टर 1 में हमने सारी रिसर्च टेक्निक्स देखी थी, उनको देख के उनकी बेस पे जाके कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं. वो डिसीजन जो कि लॉजिकली सबसे ज़्यादा हमारे पास यील्डिंग हो, हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला हो, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके वो हम लेते हैं. अब बेटा बाज हमारे बिहेवियर्स होते हैं जिनमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. कोई दिल की सुनता है, कोई दिमाग की सुनता है. बाज जगह ऐसा होता है जहाँ थोड़ा सा दिल की भी सुननी होती है, दिमाग की भी सुननी. हम जब चीज़ों को एडवर्टाइज कर रहे हैं तो हमने ऐसे वे में करना है कि वो लोगों को कॉग्निटिवली भी अपील करें, लोगों को अफेक्टिवली भी जो है तो अपील करें. अब सेंटोरस की पूरी साइट पे जब ड्यू का ऐड लगाने जा रहे हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट तो उसमें शामिल है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना दूर से नोटिस हो सकता है हमारा ये स्टिमुलस, हमारा ये ऐड इधर लगाना चाहिए. चलो जी, ये तो कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया. अफेक्टिव कंपोनेंट, अब मैं क्या करूं, पूरे को वाइट कलर करके ऊपर माउंटेन ड्यू लिख दूं बस ठीक है? नहीं, क्योंकि अफेक्टिवली अपीलिंग नहीं होगा, फिर लोगों को देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा. तो जब हम ऐड बना रहे हैं तो उसको खूबसूरत भी बनाते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेटरी सूटेबल भी बनाते हैं और नोटिसेबल भी बनाते हैं. क्यों? बिकॉज वी आर लुकिंग एट बोथ दीज कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, अफेक्ट एंड कॉग्निशन. अब बेटा इस चीज़ का एम्प्लॉय को मैनेज करने से क्या रिलेशन है कि हम तो अभी तक एटीट्यूड देख रहे हैं किस चीज़ से बनता है. बेटा हम देख सकते हैं कि हमारे कुछ एम्प्लॉय इफेक्टिवली ड्रिवन होंगे, कुछ कॉग्निटिव ड्रिवन होंगे. जिन एम्प्लॉयज में इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा चैप्टर 8 में, हम लोगों ने ट्रेड थ्योरी के बाद देखा था कि the ability to understand emotions of others and the ability to understand our own emotions and control them is called emotional intelligence. जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस होगी वो अफेक्टिवली ड्रिवन होंगे, जिनमें उसकी कमी होगी वो कॉग्निटिवली ड्रिवन होंगे. अब बेटा एटीट्यूड को यहाँ तक बात समझ आ गई है? किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा, सिंपल बातें चल रही हैं. नहीं आ रही तो मैं सारा भी रिपीट कर दूंगा. हमजा, रुबाब, वसी? सर समझ आ गई है. अच्छा बेटा, अब एटीट्यूड के बारे में हम बात करें तो एटीट्यूड एक्सप्लिसिट भी होता है, इम्प्लिसिट भी होता है. अब ये क्या चीज़ है? याद करें, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाते हुए मैं आप लोगों को कहता था बेटा कि इंटरव्यूज़ क्यों लिए जाते हैं. किसी का इम्प्लिसिट एटीट्यूड भी वहाँ पे हमें जज करना होता है और एक्सप्लिसिट भी. इम्प्लिसिट जो कि विविड है,
नोन है वो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड है। इम्प्लिसिट जो हमारा सबकॉन्शियस में है, जो कि रिवील्ड नहीं है, अनरिवील्ड, हिडन है, वो हम कहते हैं कि हमारा इम्प्लिसिट एटीट्यूड। अच्छा जी, क्या मतलब? बेटा आपकी बुक में उसने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, पेज 142 ओपन करें। इम्प्लिसिट एटीट्यूड, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड दिया हुआ है बेटा। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड का तो उसने सामने लिखा हुआ है बेटा कि इसको रीजनेबली मेजर किया जा सकता है बायपोलर स्केल्स में, कि एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दो पोल्स बने ना, पॉजिटिव नेगेटिव, बायपोलर स्केल। फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, गुड है, बैड है। तो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, एक पर्सन को देखा हमने, देखते हैं हम कि को इन्वायरमेंट में काम करना के लिए उसका एटीट्यूड जो है, तो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड साफ नज़र आ रहा है कि नेगेटिव है उसका, ही स्ट्रांगली अपोजेस इट, ये उसका एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। इम्प्लिसिट कौन सा है वो बेटा देखें आप एग्जाम्पल में। While interviewing a candidate for the position of public relations officers for a financial institution, it would be important to assess more carefully the implicit attitude of the individual for the position of public relations officer for a financial institution, because it would have a deep impact in dealings with others, and any traits of negative implicit attitude would be harmful for the organization. इम्प्लिसिट एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको ऑन द सरफेस तो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करता है। एक पर्सन है, मैं उसे जनाब बैंक में जॉब दे रहा हूँ, मैं उसका इम्प्लिसिट एटीट्यूड देख रहा हूँ कि उसने माइंड में जो है तो बैंकिंग सिस्टम के वो खिलाफ है बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस बिलीफ्स। अब क्या उसका ये जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड है जो कि वो शो नहीं कर रहा बैंकिंग के अगेंस्ट, it is going to affect the performance of that position, that person, and the bank as a whole. एक्सप्लिसिट एटीट्यूड को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं शो कर सकता हूँ, मैं प्रिटेंड कर सकता हूँ। इम्प्लिसिट एटीट्यूड को प्रिटेंड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो बैक एंड पे काम करता रहता है। ऑन द सरफेस वी can show that we like somebody or we like to befriend somebody. कोई हमसे बात करता है, हम मुस्कुरा के बात कर रहे हैं ये वो, बट अंदर ही अंदर वो हमें बुरा लगता है। तो क्या अंदर ही अंदर उसको बुरा लगना उसके साथ डीलिंग पे कभी इम्पैक्ट नहीं करेगा? करेगा। वो अंदर ही अंदर वो जो हमें बुरा लगता है उसके टुवर्ड्स जो हमारा एटीट्यूड है वो इम्प्लिसिट एटीट्यूड है। सिंपल सी बात बेटा। इसके अलावा हमारे एटीट्यूड्स बेटा, हमारे आपकी बुक में उसने कहा हुआ है कि कल्चर्स की बेस पे भी, इस चैप्टर में मैंने आपको कहा कि दो मेन टॉपिक्स हैं, ये पहले की चीज़ें जो है तो समझें कि हमारे पास एक्स्ट्राज हैं। एटीट्यूड्स डिफरेंट कल्चर्स की बेस पे भी डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, वैल्यूज, बिलीव्स, एथिक्स आर पार्ट्स ऑफ कल्चर। तो कल्चर्स डिफरेंट होंगे, एटीट्यूड्स डिफरेंट होंगी। एक ऐसा कल्चर जिसमें हम देखते हैं बेटा कि ब्राइब इज नॉट एन इशू, जो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा कि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट चीज़ें जो है तो वो फेवरेबल भी हो सकती हैं, अलाउड भी हो सकती हैं, लीगल होती हैं, जबकि कुछ कल्चर्स में वही चीज़ें इलीगल होती हैं। किसी कल्चर में जिसमें अब हम देखें कि ब्राइब जो है दैट इज़ टोटली फाइन, तो ब्राइब के अगेंस्ट उनका एटीट्यूड क्या पॉजिटिव होगा। कल्चरल डिफरेंस की वजह से किसी ऐसे कल्चर में जिसमें वो ब्राइब का कल्चर इज़ नॉट फाइन, वहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा।
कल्चर की बेस पे चल रहा है। कुछ कल्चर्स हैं उनमें फीमेल्स का प्रोफेशनल होना, उसके लिए एटीट्यूड जो होता है लोगों का पॉजिटिव होता है। कुछ कल्चर्स हैं जिसमें नेगेटिव होता है। कुछ कल्चर्स हैं जिनमें बैंकिंग के लिए आपका एटीट्यूड जो है पॉजिटिव होता है, कुछ कल्चर्स हैं जिनमें नेगेटिव होता है। तो कल्चर डिपेंड करता है, कल्चर पे डिपेंड करता है हमारा एटीट्यूड। इसके अलावा बेटा जो फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करता है वो भी आपको पेज 142 पे दिए हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे पास। पैट्रियटिज्म है, रिचुअल्स हैं, सिंबल्स हैं, ड्रेसिंग है, पावर स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट है, रिस्क लेने का एटीट्यूड कहीं पे कितना है। ये बेटा काफ़ी सारे फैक्टर्स उसने एक लिस्ट सी बनाई हुई है। अब बेटा देखा जाए तो क्या एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव हो सकता है? ज़रा आप बुक को देखे बगैर बताएं, एटीट्यूड क्या सब्जेक्टिव क्वालिटी है या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव पर्सनल होता है, ऑब्जेक्टिव जनरल होता है। सर पर्सनल क्वालिटी है। पर्सनल है, सब्जेक्टिव है। और मुझे ये बताएं कि क्या एटीट्यूड कभी चेंज नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर। हो सकता है। बाज़ औक़ात हमारा नॉलेज हमारा एटीट्यूड चेंज कर देता है। यस सर। अभी आप लोग जिस एज से गुजर रहे हो ये एज ऑफ ट्रांजिशन है। अभी आप लोग हो इन लेट टीन एजेस, या आप लोग हो ना 20 या अर्ली ट्वेंटीज़ में भी आप में से कोई भी नहीं होगा। ये एज ऑफ ट्रांजिशन है और इसी एज में आपके एटीट्यूड चेंज हो रहे होते हैं। मैं अक्सर जब आप लोगों को कहता हूँ कि बेटा मैं जब अपने टीन एज के दौर के सोशल मीडिया पोस्ट देखता हूँ अब बैठ के, तो एम्बैरेसमेंट फील होती है। तब मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स क्या था, अब मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग क्या है, काफ़ी चेंज हो चुका है। एक्सपीरियंस के साथ एटीट्यूड चेंज होता है। तब मैं अगर उठा के देखूं अपनी सोशल मीडिया पोस्ट उठा के देखूं तो मेरा एटीट्यूड वो था जो मोस्टली सोसाइटी का चल रहा होता था, मैं उसके साथ ही कंफॉर्म कर जाता था। चीज़ों के बारे में इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं था। पूरी सोसाइटी ही जो है तो फेमिनिज्म के अगेंस्ट है तो मैं भी अगेंस्ट हूँ। पूरी सोसाइटी मलाला को जो है तो नेगेटिव एटीट्यूड है मलाला की एक्टिविटीज़ की तरफ, तो मेरा भी नेगेटिव है। वक्त के साथ साथ चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए, जो मैंने नॉलेज गेन किया, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, डिफरेंट चीज़ों के बारे में एटीट्यूड्स मेरे टोटली डिफरेंट थे। इसी तरह बेटा ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारे साथ कोई पर्सन काम कर रहा है, बाज़ औक़ात हम होता है कि फर्स्ट हमें जो इंस्टिंक्ट होती है किसी पर्सन के बारे में होती है, यार ये बड़ा नेगेटिव आदमी है। लेकिन उसके साथ जब हमें मजबूरन काम करना पड़ जाए तो कुछ अर्सा उसके साथ काम करके कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि हमें एहसास होता है कि नहीं यार, मेरी जो असेसमेंट थी या मेरा जो अंदाज़ा था इस शख्स के बारे में वो गलत था। ही इज़ क्वाइट अ पॉजिटिव पर्सन, ही इज़ क्वाइट अ गुड पर्सन। तो एटीट्यूड चेंज हो सकते हैं। एटीट्यूड चेंज कैसे हो सकते हैं? अभी मैंने क्या कहा कि जब उस पर्सन के साथ काम करने का, उससे कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा। कम्युनिकेशन कैन चेंज एटीट्यूड, नॉलेज कैन चेंज एटीट्यूड। तो बेटा ये जो फैक्टर मैंने इतना बड़ा लिखा ना कि कम्युनिकेशन कैन चेंज एटीट्यूड, ये हमारे लिए बिजनेस मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा हिंट या अपॉर्चुनिटी दे जाता है। हमने करना क्या है? हमने अगर अच्छा बिजनेस चलाना है, वी हैव टू अलाइन द एटीट्यूड ऑफ personnel with the organization culture। यही ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में हमने कहा था ना कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के साथ जब लोगों ने कंफॉर्म करना है तो उनका एटीट्यूड, उनका जो
बिहेवियर या उनके जो पर्सनल गोल्स हैं उनको आप अलाइन कर दें विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से काम करे, तो उसके लिए क्या, लोगों के एटीट्यूड्स और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन दोनों को आपस में अलाइन करना है। ये अलाइनमेंट कैसे पॉसिबल होगी? इफ आई कम्युनिकेट विद देम, आई कैन शेप एटीट्यूड ऑफ पीपल एज अ मैनेजर। ट्रेनिंग्स दे सकता हूँ, मोटिवेशनल स्पीचेस दे सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ, जस्टिफाई कर सकता हूँ चीज़ों। बेटा एक छोटा सा जुमला सुनिएगा। एक इंसान कोई काम तब करता है, तब खुशी से करता है, या कोई काम करने के चांसेस उसके तब ज्यादा होते हैं जब उससे खुद ये फील हो रहा हो कि ये काम ठीक है। अगर मुझे कोई काम करने कहा जा रहा हो लेकिन मुझे खुद ना फील हो रहा हो वो काम ठीक है, तो वो काम मैं इफेक्टिवली नहीं कर पाऊंगा। रिपीट कर रहा हूं कि कोई इंसान कोई काम ज्यादा अच्छे से तब कर सकता है जब उसे खुद ये फील हो रहा हो, उसका खुद ये एटीट्यूड हो उस काम की तरफ कि हाँ ये काम ठीक है। इस चीज को बेटा एक थ्योरी का नाम दे दिया, थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन। रीजनड एक्शन, रीजनड एक्शन। Person will behave in such a way या in a way या desired way if he believes that performing that action is actually good। उर्दू में अगर कहूं तो आप लोग वैसे ये जुमला लिख लो बेटा कि अगर एक पर्सन को लगेगा कि ये काम ठीक है और दूसरे चाह रहे हैं कि वो यही काम करे, तब वो काम ज्यादा इफेक्टिवली करेगा। अगर उसे लगेगा कि ये ठीक है, अगर उसका एटीट्यूड इस चीज की तरफ पॉजिटिव होगा। तो जब मैं एम्प्लॉय से एफिशिएंसी चाह रहा हूँ, I have to make them believe in what we are doing as an organization. I have to create a positive attitude, positive explicit and implicit attitude towards what the organization is trying to achieve. ऐसा होगा तभी जाके हमारी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम कर सकती। तो आज अभी तक हमने देखा बेटा कि एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड के कंपोनेंट्स क्या हैं। आम आदमी की जुबान में कहूँ तो दिल और दिमाग। जार्गन यूज करूँ, कॉग्निशन और अफेक्ट। कॉग्निशन हमारा दिमाग, बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स। अफेक्ट और कॉग्निशन में नॉलेज भी। अफेक्ट हमारी पर्सनल लाइकनेस, डिसलाइकनेस। हमारे कुछ बिहेवियर्स अफेक्टिवली ड्रिवन, कुछ कॉग्निटिवली ड्रिवन, कुछ दोनों का मिक्सचर। फिर एटीट्यूड एक्सप्लिसिट भी, इम्प्लिसिट भी। एक्सप्लिसिट वो जो विविड है, क्लियर है, नजर आ रहा है, नोन है। इम्प्लिसिट वो जो सबकॉन्शियस है। और एटीट्यूड्स क्या जनरल हैं? नहीं, एटीट्यूड हर पर्सन का डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज एवरी पर्सन हैज डिफरेंट बिलीव्स एंड आइडियाज। और क्या ये कांस्टेंट है? नो, they can be changed, and they change while we age or while we experience things, while we, how can you make use of an attitude as a manager? I can change the attitude of employees with communication। फला एम्प्लॉय आजकल सही से काम नहीं कर रहा, शायद उसका काम में दिल नहीं लग रहा, ज़रा उससे बुलाता हूँ, उससे 5-10 मिनट इंटरव्यू करता हूँ या मीटिंग करता हूँ, उस मीटिंग में उससे कम्युनिकेट करता हूँ। तो क्या करता हूँ, उसे मोटिवेट करता हूँ, उसका एटीट्यूड उस चीज़ के अगेंस्ट पॉजिटिव कर देता हूँ। और एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड
चेंज करना मेरे लिए ज़रूरी क्यों है अगर वो अलाइन नहीं है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? क्योंकि उनका एटीट्यूड अगर चेंज होगा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे। क्यों ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे? क्योंकि थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन कहती है कि एक पर्सन वही काम ज़्यादा इफेक्टिवली करता है जिस पे वो बिलीव कर रहा हो कि हाँ ये काम करना ठीक है। आज हम एटीट्यूड के बारे में इतना ही बेटा देखेंगे। कल हमने बल्कि थोड़ा सा आगे बेटा 2-3 चीज़ें इसने जो सिंपल से लिखी हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम कल मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है और जॉब स्ट्रेस क्या है, वो भी इंतहाई जनरल हैं बेटा, जेनेरिक हैं। हाँ जी, एटीट्यूड किस काम आता है बेटा? ये बिल्कुल जेनेरिक है, बिजनेस रिलेटेड नहीं है। हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के काम आता है कि व्हाट वी आर एज अ पर्सन। आप भी शो करना चाह रहे हैं दैट यू आर एंटी फेमिनिस्ट, आपका फेमिनिज्म के लिए जो एटीट्यूड होगा दैट विल शो दैट यू आर एन एंटी फेमिनिस्ट। आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है, आपकी सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करता है। क्या मतलब? क्या मतलब? सेल्फ स्टीम क्या है? हमने कहा था आवर ओन वर्थ इन आवर ओन आईज। तो एटीट्यूड्स इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? क्यों बेटा कि किसी सिचुएशन में हमारी सेल्फ स्टीम लो हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट करूं, प्रोजेक्ट फेल हो गया, लेकिन उस फेलियर की तरफ अगर मेरा एटीट्यूड ये होगा कि नहीं, दिस वाज जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस, एटलीस्ट आई ट्राइड, आई डाइड ट्राइंग, आई फेल्ड ट्राइंग, इस एटीट्यूड से क्या होगा? मैं डिप्रेस नहीं हूँ। सोशल एक्सेप्टेंस के लिए बाज़ औक़ात हम अपना एक्सप्लिसिट एटीट्यूड कुछ चीज़ों के बारे में ऐसे रखते हैं कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कर ले। इम्प्लिसिटली चाहे हमें उन चीज़ों से नफरत हो, हम किसी ग्रुप का पार्ट बनना चाह रहे होते हैं तो एक ऐसे एक्सप्लिसिट एटीट्यूड को या ऐसा एटीट्यूड शो करते हैं जो वो ग्रुप देखना चाह रहा होता है। आप जितने मर्जी लिबरल क्यों ना हो, अगर आप किसी ऐसे एरिया में बैठे हैं जो इंतहाई कॉन्जर्वेटिव है, यू वोंट टॉक अबाउट लिबरल थिंग्स। आप दोस्तों की एक महफिल में बैठे हैं, आप उनमें अकेले ऐसे पर्सन हैं जो फेमिनिस्ट हैं, वो सारे एंटी फेमिनिस्ट हैं, आप कभी उनके सामने फेमिनिज्म की बात नहीं करोगे। आप उनके साथ बैठे शायद एंटी फेमिनिस्ट ही बने जाओ। क्यों? क्योंकि वो सारे मिलके जब बोलना शुरू करेंगे तो तब आप कहोगे कि यार इन सब से बहस कौन करे। और बेटा एटीट्यूड और किसका बारे में काम आता है और क्या इसका शो करता है? प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन। मुझे किसी शख्स के एटीट्यूड का पता है। मुझे पता है कि मेरा जो स्टूडेंट है, कोई भी फॉर एग्जांपल अब सामने बिलाल की डीपी आई हुई है मुझे शॉर्ट विंडो में, तो बिलाल, अब मुझे पता है कि बिलाल को टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें पसंद हैं, टेक्नोलॉजी से या फ्रीलांसिंग या इस किस्म की चीज़ की तरफ इसका एटीट्यूड जो है तो पॉजिटिव है, रादर देन दीज जॉब्स, 8 आवर जॉब्स। तो अब अगर बिलाल मेरे पास एम्प्लॉई है, मैं उससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क अगर कोई असाइन करता हूँ और वो जो आफ्टर ऑफिस आवर्स से वर्क फ्रॉम होम बेस्ड है, तो मैं प्रिडिक्ट कर लूँगा कि इस काम पे चाहे बिलाल के 20 घंटे भी लग जाए, उसने घर बैठ के लगाने, वो खुशी से लगाए। मैं उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई नो हिज एटीट्यूड। तो ये बेटा डिफरेंट यूजेस हैं एटीट्यूड के। कल हम देखेंगे जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, किन चीज़ों से बढ़ाई जा सकती है, जॉब स्ट्रेस क्या है, उसकी क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से जॉब स्ट्रेस हो सकती है और उसको हमने मैनेज कैसे करना है। ये 2 टॉपिक्स हमारे कल के हैं। आगे समझ? सर आपसे पूछना था कि यस सर। प्रिपरेशन कौन सी बुक से करें? आई कैपिटल टेक्स से